डायरेक्शन में कितना असर कर रहा है? बस बस बेटा बस, इतना भी नहीं, इतना असर नहीं कर रहा, इतना इतना। हाय बच्चों, आज अपन को बात करनी है वेक्टर के एक नए टॉपिक के बारे में, कंपोनेंट ऑफ और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कि आखिरकार कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है और वो यूज कैसे होता है। तो जरा ध्यान से देखते हैं, पहले कंपोनेंट का मतलब समझते हैं कि आखिरकार कंपोनेंट होते क्या है और इनका यूज कैसे करना है। तो इसमें जो सबसे जरूरी बात है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब होता है जब कंपोनेंट 90 डिग्री के ऊपर हो। अब इसका बात का मतलब क्या, नहीं समझ में आया? रुको अभी देखो ध्यान से समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास कोई एक वेक्टर है आर। क्या है? कोई आर वेक्टर। हमसे ये पूछा ये इस डायरेक्शन में कितना असर कर रहा है, इसका इस डायरेक्शन में कितना असर है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना असर है। इस डायरेक्शन में कितना असर है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना असर है। जैसे मान लो कोई फोर्स लग रहा है किसी बॉडी के ऊपर, ऐसे, तो ये जो फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना असर कर रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना असर कर रहा है। इसी को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। मतलब किसी वेक्टर का एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट करना, मतलब उसका असर निकालना। और अगर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर रहे हैं एक्स में और वाई में, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और हमारा काम इन्हीं से पड़ता है। ये नहीं कि एक कंपोनेंट यहां ले लिया यहां ले लिया बीच में, नहीं, हमारा काम नहीं पड़ता उससे। हमारा काम किससे पड़ेगा? परपेंडिकुलर से। ऐसे नहीं कि भैया कुछ भी अपन लग रहे हैं अपने मन से, ना ना ना, हमारा काम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। तो पहले ये समझते हैं कंपोनेंट होते कैसे। कंपोनेंट का मतलब क्या है? एक्स में असर और वाई में असर, सबसे जरूरी चीज है। तो देखो देखते हैं, मान लो ये कोई वेक्टर है आर और ये एंगल दिया हुआ है थीटा। क्या एंगल है? ये थीटा। अब हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया? परपेंडिकुलर। हमको ये निकालना है ये लेंथ कितनी है। तो अगर ये आर है, ये क्या है? आर। यहां से भी ड्रॉ कर दो। इसका नाम रखा एक्स और इसका नाम रखा वाई। ये लेंथ एक्स हो गई और ये लेंथ वाई। तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? कंपोनेंट। तो चलो अभी ज्यादा दिमाग नहीं चलाते, तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा, ओ ए बी दिख रहा है। इसमें से साइन थीटा निकालो और कॉस थीटा निकालो। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये हो गया बेस, हाइपोटेन्यूस कौन हो गया? आर। तो एक्स बराबर क्या आ गया? आर कॉस थीटा। यहां से निकालना, इससे साइन थीटा निकालो। साइन थीटा बराबर क्या हुआ? निकालो आराम से। तो मैं एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, उस ट्राइंगल में से तुम्हें साइन निकालना और कॉस निकालना है। अरे ज्यादा मेहनत का काम नहीं है भाई, कोई तुमसे दिमाग चलाने नहीं कह रहा। साइन थीटा कॉस थीटा सबको आते हैं निकालना। तो देखो दिख रहा है, इसमें से अब कॉस थीटा निकालो, निकाल लिया। साइन थीटा निकालो, निकालते हैं। परपेंडिकुलर, बताओ ये लाइन बाई का काम करेगी? अरे ये आमने सामने की लेंथ है, पैरेललोग्राम सा बन रहा है, पैरेललोग्राम सा बन रहा है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया? साइन थीटा बराबर हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो y बराबर आ गया आर साइन थीटा। तो ये आर कॉस थीटा आर साइन थीटा क्या है? यही तो कंपोनेंट है। यही क्या है? कंपोनेंट। इसको प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं। प्रोजेक्शन मतलब कि अगर मैं यहां से लाइट डालूं, यहां से मैं लाइट डाला हूं, ऐसे लाइट आई, अगर यहां से लाइट आ रही है ऐसे इस तरीके से, तो एक जगह, क्या एक जगह लाइट पहुंचेगी? इसमें मैं वाइट से बना रहा हूं, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं इस आर वेक्टर की वजह से, क्या इस जगह पे, इतनी जगह पे लाइट पहुंचेगी? आंसर नहीं, यहां पे पहुंचेगी, सब जगह पहुंचेगी। लेकिन क्या इस जगह, क्या लाइट रे पहुंचेंगी अगर मैं लाइट डालूं तो? नहीं। तो इस जगह लाइट रे नहीं पहुंच रही। यही है प्रोजेक्शन, कि आर का एक्स डायरेक्शन में कितना प्रोजेक्शन है? एक्स। एक्स मतलब आर कॉस थीटा, यही कंपोनेंट है। प्रोजेक्शन मतलब कंपोनेंट, कि कितनी छाया पड़ रही है। अगर इधर से लाइट रे डालू, ऐसे ऐसे लाइट रे जा रही है इस तरफ, अगर ऐसे लाइट रे जा रही है तो सामने देखो इतने एरिया तक लाइट रे नहीं पहुंचेंगी, इस एरिया तक, इस तक। ये आर रोक लेगा ना उसको। तो आर एक्स और वाई में कितना प्रोजेक्शन कर रहा है? प्रोजेक्शन मतलब रोकना लाइट रे को, कि छाया कितनी देर, कितनी जगह पे छाया है, कितनी जगह शेडो बन रही है, उसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। मतलब एक्स में कितना असर कर रहा है और वाई में कितना असर कर रहा है, कि मैंने कोई फोर्स लगाया, बताओ एक्स में कितना असर कर रहा है और वाई में कितना असर कर रहा है। कैसे करते हैं? आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। तो एक्स में कितना असर हो रहा है, वाई में कितना असर हो रहा है, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो देखो
अब यहां पे कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं। गलतफहमियां कैसे, ध्यान सुनना इस बात को, कि जैसे मान लो ये आर है, ये थीटा है, तो हमसे कहा इधर कंपोनेंट किधर होगा, कितना होगा, आर कॉस थीटा, वाई में कितना होगा, आर साइन थीटा। ठीक है, अब बच्चे इसको रट लेते हैं कि एक्स में लिखना है मेरे को आर कॉस थीटा, वाई में लिखना है आर साइन थीटा। नहीं, यहां दो चीजों को ध्यान रखना है। एक तो ध्यान रखना है अपन को एक्स डायरेक्शन का, और दूसरा रखना है अपन को वाई डायरेक्शन का। कैसे, जरा ध्यान से देखो इधर, देखो इधर, ये ध्यान से देखो, एंगल किस लाइन के साथ है, इस लाइन के साथ एंगल है। अगर इस लाइन के साथ एंगल है तो देखो जिसके साथ एंगल है उसके साथ कॉस थीटा आ रहा है, और परपेंडिकुलर के साथ कौन आएगा, साइन थीटा आएगा। लाइन याद कर लो, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस। क्या लाइन हुई, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस। ये रटना नहीं है कि एक्स के साथ कॉस और वाई के साथ साइन, नहीं। अगर मैं इसको ऐसा डायग्राम बना दूं, देखो पहली बात, अभी तक जो मैंने समझा उसको बाहर में जान दो कि कॉस थीटा कैसा है, साइन थीटा, वो बाहर में जान दो, वो हमारे कोई काम का नहीं है। हमारे काम का कंपोनेंट होते कैसे हैं। तो देखो मान लो आर ये है, ये थीटा है, अब आर कॉस थीटा किधर होगा, ऊपर, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, नीचे कौन होगा, आर साइन, आर कॉस और आर साइन। तो जिसके साथ एंगल होता है उसी के साथ हम क्या लेते हैं, कॉस। ओके, दोबारा ध्यान से ध्यान सुनना। कंपोनेंट का मतलब हो गया एक्स और वाई डायरेक्शन में असर निकालना। कैसे असर आता है, एक्स में असर हो गया आर कॉस थीटा, वाई में असर हो गया आर साइन थीटा। अगर थीटा ऊपर के साथ है तो ऊपर आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में जा रहा है। अगर ये आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा दो वेक्टर्स हैं तो इनका रिजल्टेंट किधर जाएगा, बीच में जाएगा। किधर जाएगा, बीच में। तो ये हो गया आर कॉस थीटा और ये हो गया आर साइन। समस्या ये होती है बच्चे रट लेते हैं क्या, एक्स के साथ कॉस लेना, वाई के नहीं भैया, ना 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 ना, हमें एंगल जिसके साथ है उसके साथ कॉस लेना है। कि अगर ये दो वेक्टर है उनका रिजल्टेंट भी। अच्छा बच्चे को कई बार कंपोनेंट के नाम डायरेक्शन ही नहीं बनाते। अरे भैया एक बात बताओ, अगर इधर कंपोनेंट हो रहा है, इसका कंपोनेंट करूंगा तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये जो आर होगा ये हमेशा बीच में ही होना चाहिए, दोनों के बीच में। कई बच्चे होशियार होते हैं, आर इधर है, एक कंपोनेंट इधर कर दिया, एक इधर कर दिया, ये ऐसे करा रहे हैं यहाँ पे साइड में। अरे भाई कंपोनेंट होगा एक यहां एक यहां, जब तो ये बीच में आएगा। तो कंपोनेंट के टाइम हमेशा ध्यान रखो जो रिजल्टेंट है वो बीच में आना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस। ठीक है ना। ओके, तो अगर हमें किसी का भी कंपोनेंट करना है तो कंपोनेंट कैसे करेंगे, एफ कॉस थीटा एफ, बस ये ध्यान रखो। यहां पे करना है वही बात है, ये इसमें पैरेललोग्राम के तरीके से दिखा दिया, इसमें ट्रायंगल के तरीके से दिखा दिया, बस इसको ध्यान रखो, तुम उसको बाहर में जान दो, ये हमारे काम का है। तो एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। ठीक है, तो और समझाते हैं इसको। ठीक है, तो इसके लिए अपन बहुमल को लेकर आते हैं, ध्यान देखना, बहुमल को लेकर आते हैं अपन। इधर आओ बहुमल, चलो इधर आओ बहुमल, इधर आओ, ये है हमारा बहुमल। ठीक है, बहुमल बिल्कुल सीधे स्ट्रेट। ओके बहुमल, तो कंपोनेंट को अपन को समझना था कि कंपोनेंट्स का मतलब होता क्या है। तो देखो जैसे मान लो ये ऐसे हाथ करो, शाबाश शाबाश शाबाश, अरे बहुमल सही से 90 डिग्री पे, शाबाश। देखो मान लो ये कोई वेक्टर है अपने पास, ये क्या है, कोई वेक्टर। तो चलो हम आते हैं इधर सामने, देखो 90 डिग्री पार रखो बहुमल। ओके, तो ये तो 90 डिग्री पे वेक्टर्स है, ठीक है, और ये इनका रिजल्टेंट है। ये क्या है, रिजल्टेंट। तो ये जो रिजल्टेंट है, ये जो आर वेक्टर है, ये एक्स में कितना असर कर रहा है और वाई डायरेक्शन में कितना असर कर रहा है, एक्स में कितना असर कर रहा है और वाई में। ध्यान से, मान लो यहां कोई वेक्टर है, यहां क्या है, कोई वेक्टर, तो इसके कंपोनेंट्स का मतलब होता है असर निकालना, कि इस डायरेक्शन में कितना असर कर रहा है। बस बस बेटा बस, इतना भी नहीं, इतना असर नहीं कर रहा, इतना इतना भी असर नहीं, रुक जाओ, हाँ। और इस डायरेक्शन में कितना असर कर रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कि कोई वेक्टर है, एक्स में तोड़ दो वाई में तोड़ दो, बस असर निकालना है अपन को, उसी को क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अरे तो समझ में आया नहीं आया, समझ में आया नहीं नहीं आया, नहीं मतलब मैं इतनी देर से ऐसे करा रहा था। अरे ये तो है अपना भोंदमल, इसको आए नहीं आए, आप लोगों को तो आ गया होगा। चलो आप निकलो यहां से, चलो 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 चलो, अरे चल तेरे को आया ही नहीं है समझ में। तो देखो अब एक वीडियो देखते हैं और कंपोनेंट का मतलब समझते हैं। ठीक है, एक मैजिशियन है,
और वो एक मैजिक ट्रिक कर रही है। ध्यान से इस वीडियो को देखना, ठीक है? Me up off the ground. Onto my elbows. That's very good. All right, showing off now. Put me down. Put me down. Very good. Let's try it again, okay? Okay. You ready? I'm ready. Okay, here we go. Come on, there's women watching. Nah. That was really easy the first time, indeed. That's very good. All right. And the second time, she was really happy for one way. I don't know how, but she was. You want me a drink? I owe you a drink. All right. तो समझ में आया हुआ क्या? समझ में आया? देखो, ध्यान से देखो उसको, वीडियो को दोबारा देखना मेरे समझाने के बाद। जब वो पहले उठा रहे थे उसको, मैजिशियन को, तो उसने हाथ को ऐसे रखा हुआ था, इस तरीके से हाथ उसके रखे हुए थे। मतलब ये जो कोहनी है, ये इस जगह थी, पेट के पास, इस वाली लाइन में, शरीर की लाइन में, ठीक है? अब क्या हुआ? बदतमीजी कहां हो गई? बदतमीजी हुई जब उसने दोबारा उठाने को कहा, तो उसने भैया कोई इसका माइंड कंट्रोल नहीं किया, उसने अपने हाथ को आगे कर लिया। मतलब पहले हाथ ऐसे थे जब पहले उठाया था, बाद में उसने हाथ आगे की तरफ कर लिया। अब जैसे हाथ आगे करे तो ऐसा क्या हुआ कि उनको उठाने में दिक्कत आ गई, उनकी सारी पावर खत्म कर डाली। भाई पावर तो उनके पास उतनी थी, लेकिन उठाने में क्यों प्रॉब्लम हो रही थी उसको समझते हैं। देखो कैसे, ऐसे हाथ रखे हुए थे पहले इस तरीके से, तो जब उनको उठाना था तो उन्होंने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, क्योंकि अगर उनको उठाना है तो नीचे जो ग्रेविटेशन का फोर्स है वो खत्म करना है, वेट खत्म करना है, mg जो नीचे लग रहा है। उन्होंने उसको उठाया और आराम से उठा लिया, ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, mg नीचे लग रहा था और ऊपर लग गया, ठीक है? At the ground. So it was easy for the men to lift her because the upward force they applied was working directly against gravity. लेकिन जब उसने हाथ को ऐसे कर लिया, इसका मतलब, ध्यान से सुनना इस चीज को देखो, देखो ध्यान से, कि जब उसने, दोबारा की बात कर रहे हैं, ठीक है? पहले mg नीचे है, ऊपर इक्वलेंट अपोजिट फोर्स लगा दो, काम खत्म। उसने ऊपर फोर्स लगा दिया, काम खत्म हो गया था। लेकिन जब उसने बाहर हाथ को रखा, ऐसे हाथ को रखा, बाहर की तरफ जब हाथ आया, तो जब वो फोर्स लगा रहा है तो वो पूरा ऊपर की तरफ नहीं लगा पा रहा, वो फोर्स ऐसे टेढ़ा लगा रहा है, टेढ़ा, क्योंकि कोहनी आगे निकली हुई है। अब जो कोहनी आगे निकली हुई है, हाथ आगे की तरफ है, तो जब वो फोर्स लगाएगा तो mg के बिल्कुल अपोजिट होना लग रहा है, वो टेढ़ा फोर्स लगा रहा है। और जब टेढ़ा फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब mg के लिए केवल उसका एक कंपोनेंट काम आ रहा है। इसको ऐसे समझो, ऐसे समझो, जैसे पेन है, ठीक है? अब पहले जो फोर्स लग रहा था, mg नीचे लग रहा था, उसने ऊपर पूरा फोर्स लगा दिया, काम खत्म। यहां तक तो सब सिंपल था। लेकिन अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि अब जो कोहनी थी, जब वो हाथ था, जब वो आगे की तरफ आ गया, इस तरीके से हो गया, इस तरीके से आगे की तरफ, तो जब वो फोर्स लगा रहा है, ये मान लो ये वो वाली लाइन है, पहले वाली, जब उसने हाथ को आगे की तरफ कर दिया, जब वो फोर्स लगा रहा है, टेढ़ा फोर्स लगा रहा है, मतलब mg के अपोजिट फोर्स नहीं लग रहा, पूरा टेढ़ा फोर्स लग रहा है। mg के अपोजिट क्या लग रहा है? इसका एक कंपोनेंट लग रहा है केवल। अगर मान लो ये 20 न्यूटन था, ऊपर की तरफ अगर वो 20 न्यूटन लगा रहा है, केवल mg के अपोजिट कौन जा रहा है? 20 cos थीटा जा रहा है। कंपोनेंट कर लो इसके, 20 cos थीटा, ये एंगल थीटा मान लो, तो उसके अपोजिट केवल कितना लग रहा है? 20 cos थीटा लग रहा है। मतलब अब फोर्स कम हो गया उसका, mg के अपोजिट। वो तो 20 न्यूटन ही लगा रहा है, उसकी ताकत तो उतनी है, लेकिन mg के अपोजिट कितना लगा रहा है? mg के अपोजिट अगर उतना ही लग गया जितना उसका वेट था, तभी तो उठ पाएगा। Billy slyly inched her elbows forward, shifting her center of gravity backwards and making it much more difficult to raise her using the same method. Thought I had like my, ये तो सब बढ़िया चल रहा था, उनको लगा बेचारी पावर खत्म कर डाली उस लड़की ने उनकी, बदतमीज, बेचारा काट गई उनका, उनको लग रहा है उनकी खत्म, पावर ही खत्म। तो चलो यही एक्सपेरिमेंट अपन भी करके देखते हैं, अपन कोई कम थोड़ना है, अपन भी करते हैं एक्सपेरिमेंट। चलो भौंदमल को बुला के लेते हैं। चलो भौंदमल इधर आओ, चलो भौंदमल सीधे खड़े हो जाओ, चलो हाथ को ऐसे करो, हाँ शाबाश, हाथ को ऐसे करो। देखो मैं भी उठा के दिखाऊंगा, सेम एक्सपेरिमेंट मैं भी करता हूं। तो चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, और उसके बाद आगे की बात समझते हैं, ठीक है? प्रैक्टिस स्टार्ट करें। देखो
तो कंपोनेंट करना तो हमको नॉर्मली आता है। चलो इसके कंपोनेंट करो, पहले बच्चों की तरह कर लो, इसका कंपोनेंट करो 10 न्यूटन, वैसे ही कर लो टाइम पास के लिए। ये 30 डिग्री है, कंपोनेंट करो इसके, इधर कौन आएगा 10 cos 30, एरो जरूर लगा देना, जिसके साथ एंगल उसके साथ cos, यहाँ पे कौन आएगा 10 sin 30, ये तो आता है अपन को। चलो ये वाला करो क्वेश्चन, मान लो 5 न्यूटन है, ऊपर दे रखा 30 डिग्री, बताओ कंपोनेंट करना, ऊपर कौन होगा 5 cos 30, नीचे कौन होगा 5 sin 30। ठीक है, बस इस तरीके से कंपोनेंट करने। भैया एंगल के साथ cos लेना है, एंगल यदि ऊपर वाले के साथ है तो ऊपर cos, नीचे वाले के साथ है नीचे cos, बस ये ध्यान रखो, काम खत्म। अब ज्यादा क्वेश्चन होते चलेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन, एक फोर्स है 100 न्यूटन का, लगने तो भैया लग रहा है, तो हम क्या करें, एक्टिंग ऑन ए बॉडी एज शोन इन फिगर। वाओ, बहुत बड़ा काम कर दिया तूने बदतमीज। फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, हमें कौन सा फोर्स चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट। बताओ वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, यहां कौन होगा 100 cos 37 और 100 sin 30, बस हो गया, सीधा सा है। एक फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का, जैसे डायग्राम में क्या है वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, तो 100 cos 37 100 sin 37 हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया 100 cos 37। ये क्या, ये क्या बदतमीजी थी, कौन डालता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन, मैं डालता हूं क्या, सॉरी, कितने टफ टफ क्वेश्चन डाले। cos 37 sin 37 की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है, टेक्नोमेट्री में सिखा रखी है। चलो ये क्वेश्चन अच्छा है, एक फोर्स लग रहा है F, ठीक है, एक फोर्स लग रहा है F, कितने न्यूटन का फोर्स है, 60 न्यूटन का फोर्स है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ध्यान से क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, पहले तुम क्वेश्चन पढ़ लो, दिख रहा होगा क्वेश्चन आराम से, मैं पढ़ देता हूं, पहली लाइन देखिए तो, ए फोर्स F इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड इट्स कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज 60 न्यूटन। आगे का तुमको दिख रहा है, जल्दी से पढ़ लो, जल्दी से आंसर खुद निकाल लो, ज्यादा अच्छा है, बच्चा क्वेश्चन है। अरे क्वेश्चन तो वही है कंपोनेंट वाला, ये तुम्हें दे रखा है F, ठीक है, ये दे रखा है 30 डिग्री, 60 न्यूटन हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया, बदतमीज देखो। अब पूछा क्या है, पूछा क्या F की वैल्यू पूछे, वाओ, तो खतरनाक, तो खतरनाक क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा खतरनाक है। देखो तुम तो F के कंपोनेंट करो इंसानों की तरह, F cos 30 और F sin 30, यही कंपोनेंट होंगे, नहीं होंगे F के कंपोनेंट तो ऐसे ही होते हैं, जिसके साथ एंगल उसके साथ cos। वाओ, F cos 30 F sin 30, F cos 30 की वैल्यू 60 न्यूटन दे तो रखी है, X कंपोनेंट दिया हुआ है, तो F cos 30 बराबर 60 न्यूटन, तो F बराबर आ गया 60 अपॉन cos 30। क्या हमें cos 30 की वैल्यू याद है, ओहो याद है, √3/2, तो 60 अपॉन √3/2, तो आंसर क्या आ गया, दो को ऊपर लिख दो 120/, ये आंसर। बताओ कितना सिंपल है। तो उसने मेरे को x कंपोनेंट दे रखा था, और x कंपोनेंट F cos 30 होगा, तो F cos 30 किसके बराबर हुआ, 60 न्यूटन के बराबर होना चाहिए, F की वैल्यू आ गई। बाई चांस वो वर्टिकल कंपोनेंट पूछे, निकाल लो, F की वैल्यू तो आ गई, F की वैल्यू यहां रख दो, हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट पे आ जाएगा। यहां दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो F की वैल्यू निकालो, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट निकालो। वर्टिकल कंपोनेंट कौन है, F sin 30, F की वैल्यू आ गई 120/√3 और sin 30 कितना हो गया 1/2, तो आंसर आ गया 60/√3, ये आंसर है। तो वर्टिकल कंपोनेंट भी आ जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है, तो हमारे पास F भी आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है कि वो एक कंपोनेंट देके तुमसे दूसरा, या तो दूसरा कंपोनेंट पूछ लेगा, या जो जिसका वो कंपोनेंट बन रहा है वो चीज मतलब F की वैल्यू पूछ लेगा, इस टाइप से। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें जैसे कंपोनेंट करते हो कर दो, F cos 30 F sin 30, अब जो दे रखा उसके बराबर कर दो, काम खत्म, खत्म है ना, सो खतरनाक। चलो अगला क्वेश्चन करो। एन हवाई का जहाज चल रहा है 200 किलोमीटर ऑन ए स्ट्रेट कोर्स मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का ध्यान रखना थोड़ा, हाउ फार नॉर्थ एंड हाउ फार ईस्ट डज द प्लेन ट्रेवल फ्रॉम ए स्टार्टिंग पॉइंट। कुल मिला के कंपोनेंट पूछे हैं उसने। देखो 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 देखो, पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लो, जिससे हमें पढ़े लिखे से नजर आए, हमें मजा सा आए। पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना दो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। देखो एक एरोप्लेन है 200 किलोमीटर चल रहा है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री।
पहले ये पढ़ना सीखो, ये मैं स्टार्टिंग के लेक्चर में बता चुका हूं। जो पहला दूसरा लेक्चर है वेक्टर का, उसमें मैंने ये चीज पढ़ना बताया तुमको। एन एयरप्लेन ट्रेवल 200 किलोमीटर, कितना है 200 किलोमीटर चल रहा है, ऑन ए स्ट्रेट कोर्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ के ईस्ट की तरफ, नॉर्थ के ईस्ट की तरफ कितने डिग्री 30 डिग्री। और हमसे क्या पूछा है, ईस्ट और नॉर्थ में वो कितना ट्रेवल कर रहा है, मतलब ईस्ट का कंपोनेंट भी चाहिए। वाह बेटा वाह, वैसी लाइन खींच रही है, वैसी फ्री फंड में लाइन खींच रही है, बताओ। ज्यादा सेंसिटिव है भैया, ज्यादा खर्चा कर दिया अपन ने। देखो हाँ, तो ईस्ट में कितना चला और नॉर्थ में कितना चला, तो भैया कितना चला, कितना असर हुआ, कंपोनेंट का मतलब होता है असर होना, एक्स में कितना असर और वाई में कितना असर। तो ईस्ट में कितना असर और नॉर्थ में कितना असर, तो 200 cos 30 और ये हो गया 200 sin 30। मतलब लैंग्वेज पढ़ना सीखो, इस क्वेश्चन मतलब लैंग्वेज था। मैंने क्या कहा, कंपोनेंट का मतलब उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना असर कर रहा है, कि अगर वो ऐसे टेढ़ा जा रहा है तो बताओ नॉर्थ में और साउथ, नॉर्थ में और ईस्ट में कितना गया होगा कि रिजल्टेंट वो बैठा। तो कंपोनेंट करने, क्योंकि कंपोनेंट ही होता है असर निकालना, एक्स में कितना असर, वाई में कितना असर, है ना। होशियार बन गए ना तुम, भयंकर वाले, ज्यादा होशियार तो नहीं बने। बन जाओ, अच्छी बात। तुम तो निकालो चुपचाप, हाउ फार नॉर्थ एंड हाउ फार। अगला क्वेश्चन करो, टाइम पास नहीं, ठीक है। तो कर लिया होगा वो तो तुमने, हाँ ये कर लिया ना, 200 cos 30 200 sin 30, इस पे ध्यान मत देना, ठीक है, नहीं इस पे ध्यान देने लग जाओ, ठीक है। चलो ध्यान से, अब ये क्वेश्चन का भी एक मकसद है, ये क्वेश्चन बहुत सोच समझ के दिया गया है यहाँ पे, ऐसे नहीं कि हमने नशेबाजी में पी पा के लिखा हो। हाँ थोड़ा थोड़ा चल जाता है कभी कभी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने पी पा के हमने ये वाला क्वेश्चन लिखा है, इसका भी एक मकसद है। ध्यान देखना, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, रिजॉल्व ए वेट ऑफ 10 न्यूटन इन डायरेक्शन विच आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू स्लोप इंक्लाइंड टू। अब जो भी लिखा हुआ तुमने पढ़ लिया, ठीक है। अब का उर्दू भाषा में बोल लो क्या मतलब पढ़ रहा है, ध्यान से देखना, अपने डायग्राम बनाओ। उसने कहा एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन होता है ऐसा। पहली बात, जो हम ये बातें बता रहे हैं ऐसा नहीं है सीधे बनेंगी, इनका आगे जाके फिजिक्स में भयंकर यूज है। अब तुम ये वाला डायग्राम देखोगे आगे जाके भयंकर काम आने वाला है, लॉज ऑफ मोशन से स्टार्ट हो जाएगा, भयंकर यूज होना है इसका। तो इसलिए यहां पे केवल हम मतलब समझ रहे हैं चीजों का, ऐसा नहीं कि यही आ जाएगा पेपर में उठ के, नहीं ये आगे जाके यूज होगा। अब जैसे इसके बारे में पढ़ लेते हैं, देखो उसने कहा इंक्लाइन प्लेन है 30 डिग्री पे ऐसे, और उस पे मान लो कोई चीज रखी हुई है ऐसे, उसने देखो क्या बोला है, रिजॉल्व ए वेट ऑफ 10 न्यूटन, इस पे 10 न्यूटन का वेट है, 10 न्यूटन ऐसे लगता है वेट, 10 न्यूटन ऐसे लगेगा। तो रिजॉल्व ए वेट ऑफ 10 न्यूटन इन 2 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट करने, एक्स में और वाई में। अब उसने एक्स और वाई किसको कहा है जरा ध्यान देखना, उसने कहा है विच आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द स्लोप। इस बात का मतलब क्या है, हम लेते हैं ब्लैक कलर, इसका मतलब है विच आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, किसके, स्लोप के, ये है स्लोप, ये है स्लोप, इसके पैरेलल मतलब इसी लाइन में, परपेंडिकुलर मतलब इस लाइन में, मतलब इसको एक्स मानो और इसको वाई मानो। मतलब मैं इस क्वेश्चन से समझाना क्या चाह रहा हूं, क्या मैं नशेबाजी वाली बातें कर रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन से कि जरूरी नहीं कि एक्स और वाई यही रहे, कि ये एक्स हो गया ये वाई हो गया, एक्स और वाई ऐसे टेढ़े भी हो सकते हैं, हम इसको एक्स और इसको वाई भी बोल सकते हैं, बस एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। एक्स और वाई ऐसा नहीं होता कि ऐसी लेटी हुई एक्स हो गई, ठाड़ी वाई हो गई, खड़ी हुई वाई हो गई, ना भैया ना ना ना, होशियारी वाली बात नहीं। एक्स और वाई 2 एक्सेस हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो या तो ऐसे एक्स वाई बना लो या तुम ऐसे एक्स वाई बना लो, ये तुम्हारी मर्जी है। और इसमें हमसे क्या कहा है कि जो कंपोनेंट करने इसके अलोंग और इसके परपेंडिकुलर करने, क्वेश्चन में कही है, मैंने नहीं कही, और बाद में जाके तुम्हें अपने आप आदत पड़ जाएगी। ये पहली बार आया इसलिए तुम्हें थोड़ा अजीब लग सकता है, ये कम से कम 1000-1500 बार आ जाएगा, तुम्हारी कोई टेंशन नहीं है, ये कई बार आएगा, और जब 1000-1500 बार आएगा अपने आप ही समझने लग जाओगे यार, और तुम पहले से होशियार हो, इंटेलिजेंट हो, तभी वीडियो देख रहे हो, ठीक है ना। देखो तो इसको हटा दें हम, तो इसमें यह कहा है कि ये हमें पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए। तो देखो कंपोनेंट तो हम निकाल लें, बस हमें एक चीज चाहिए होती है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ एंगल चाहिए होता है, किसी भी एक एंगल, एक्स के साथ या वाई के साथ, जैसे तुम्हारी श्रद्धा कपूर हो वैसा एंगल बता दो मेरे को, एक्स के साथ व्यवस्था बैठ रही है, वाई के साथ व्यवस्था बैठ रही है, ठीक है। जैसे हमारी श्रद्धा बैठ रही है, श्रद्धा कपूर याद आ जाती है, श्रद्धा के नाम से क्या करें, कोई बात नहीं, ये एक्स है ये वाई है, तो मेरे को या तो ये वाला एंगल पता होना चाहिए, ये वाला, या तो एक्स के साथ एंगल पता हो या वाई के साथ, ये तुम्हारी मर्जी है। तो
अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री ही होगा, ये बात याद कर लो। अब तुम कहोगे क्यों याद कर लो, पहले हमको समझाओ। तो पहली बात याद कर लो तो फायदा है, क्योंकि ये हमेशा काम आने वाली है। अगर ये 30 है तो ये भी 30, ये थीटा है तो थीटा है, ये 60 है तो ये 60 होगा। लेकिन ये आया कैसे, इसको साइड में समझ लेते हैं, तुम खुद भी निकाल सकते हो यार। ये देखो ऐसे लाइन बना दी अपन ने, ठीक है, ऐसे लाइन बनाई है और ऐसे मैंने नीचे एक लाइन खींच दी वर्टिकल, वर्टिकल लाइन हो गई। अब देखना ये एंगल यदि 30 डिग्री का है तो बताओ ये भी 30 डिग्री होगा, ये भी 30 का ही होगा। और अगर ये 30 का है तो बताओ ये 60 डिग्री का हुआ नहीं हुआ, कितने डिग्री का हुआ, 60। क्यों, अरे भैया ये वर्टिकल लाइन खींची और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये 90 डिग्री पे तो बनी है और किस पे बनी है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींची थी, इसके साथ तो जेड बन रहा था, और इसके मैंने नीचे परपेंडिकुलर लाइन खींची है, तो ये 30 है तो ये कितना होगा, 60 होगा। तो बताओ ये एंगल कितना हुआ। देखो ये वाली जो लाइन बनाई है मैंने, इसके परपेंडिकुलर तो बनाई है, क्या लिखा हुआ है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। ये पैरेलल होगी तो ये परपेंडिकुलर तो बनाई है। तो ध्यान से अब रेड कलर से काम कर रहा हूं, पहले हल्का सा मिटा देते हैं, दोबारा बनाएंगे, दोबारा अच्छे से बनाएंगे, है ना, होशियार बनाएंगे ना आपको। ठीक है, दोबारा बनाते हैं। ये 30 था, ये भी क्या होगा, 30 होगा, तो ये कितना होगा, 60। ओके, और इसके हमने ऐसे लाइन बनाई थी। हमें चाहिए ये वाला एंगल, तो देखो राइट, ये देखना ये 90 डिग्री है या नहीं है, कितनी डिग्री है, 90। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन खींची मैंने इसके, पहले कह दिया कि ये इसके परपेंडिकुलर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है और ये 60 है तो बताओ कितना होगा, 30 डिग्री। तो मतलब अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा होगा। कोई ज्यादा टफ बात नहीं करी, अल्टरनेट एंगल दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर गया 60 डिग्री हो गया, ये इसके परपेंडिकुलर, क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं अपन, तुम होशियार हो यार। हटा दो इसको, हटाओ इसको, बदतमीजी हटाओ, ये हमारे काम की चीज नहीं है। कुल मिला के ये याद रखो, वो थीटा तो ये भी थीटा ही होगा। बस तुम्हें तो कंपोनेंट करने यार, हम कहां फंस गए यार, तुम तो कंपोनेंट करो। ये 30 है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, कंपोनेंट कर दो, 10 cos 30 और 10 sin 30, हो गया काम, हो गया भैया कंपोनेंट। 10 cos 30 10 sin 30। बस ध्यान क्या रखना है, जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या कि जो ये होता है 10 न्यूटन जिसके तुम कंपोनेंट कर रहे हो, वो दोनों कंपोनेंट के बीच में होना चाहिए। कि अगर ये 10 cos 30 इधर है, 10 sin 30 इधर है, 10 बीच में आना चाहिए। ऐसा मत कर देना 10 sin 30 ऊपर बना दो, ये 10 न्यूटन बीच में आना चाहिए, दोनों कंपोनेंट के बीच में, ऐसे बीच में से जाना चाहिए। ओके, तो 10 cos 30 10 sin 30, बस ये समझाना था मेरे को कि अगर कंपोनेंट करने हैं तो एक्स और वाई एक्सिस में होते हैं, दोनों परपेंडिकुलर के बीच में, उसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और हमारे काम रेक्टेंगुलर का ही पड़ेगा। तो 10 cos 30 10 sin 30 करने के लिए हमने पहले समझा कि पैरेलल और परपेंडिकुलर मतलब टेढ़े एक्स और वाई भी माने जा सकते हैं जरूरत के हिसाब से। क्वेश्चन में कहिए पढ़ लो, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना सीखो, यही तो सिखानी है कि तुम्हारे सामने नई नई लैंग्वेज आए तो उसका मतलब क्या होता है। तुमको सर हमें कैसे पता चलेगी, अरे उसी लिए तो कराया है, और क्यों कराया है, हमें क्या सपने आ रहे थे, समझ गए। देखो क्या लग रहा है, रिजॉल्व पढ़ लो यार, क्या का टाइम पास कर रहे हैं, इसको करो, करो इसको, करो करो करो, पॉज करो और क्वेश्चन करो, पॉज करके क्वेश्चन करो, टाइम पास मत करो। बनाओ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्वेश्चन जरूरी है भाई, क्वेश्चन, क्वेश्चन के बिना कुछ नहीं है, क्वेश्चन ही तो मेन मकसद होता है। इतने सारे क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ए मैन रोज ए बोट विद ए स्पीड ऑफ 18 km/h इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ऐसे मतलब ऐसे। क्या उसने ये कही कि नॉर्थ से वेस्ट की तरफ या वेस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री, ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने नॉर्थ वेस्ट का है, इसका मतलब ये 45 डिग्री पे, कितने डिग्री का एंगल है, 45, मतलब बिल्कुल बीच में जा रही है। ध्यान रखो इस बात को, जब भी बात हम करें, जब भी बात हम करें कि नॉर्थ वेस्ट बोला, ईस्ट नॉर्थ बोला, वेस्ट साउथ बोल दिया, ऐसे बोल दिया, नॉर्थ साउथ बोल दिया, नॉर्थ साउथ कैसे बोलेगा, बीच में से कैसे जाएगा नॉर्थ साउथ के, हाँ, तो वेस्ट साउथ बोल दिया, साउथ ईस्ट बोल दिया, अगर ऐसे बोल दिया, तो अगर इस तरीके से अगर वो बोल दे तो समझ जाओ बिल्कुल बीच में से जाना है।
समझ गए ना, बिल्कुल बीच में से 45 डिग्री पे। हाँ वो कहे पिछले क्वेश्चन की तरह नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ इतनी डिग्री, तो बात अलग है, लेकिन ऐसे उसने नहीं कहा है भैया, उसने कहा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाना है 45 डिग्री पे 15 डिग्री। ओहो, दी शोर लाइन मेक एन एंगल ऑफ 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। शोर लाइन एंगल बना रही है साउथ और वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट के 15 डिग्री। देखो ध्यान से, साउथ वेस्ट वाली लाइन बनानी पड़ेगी। उसने कहा है साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट के साउथ की तरफ, वेस्ट के साउथ की तरफ 15 डिग्री एंगल, 15 डिग्री एंगल ये है, ये पढ़ना आना चाहिए, यही सिखाना है अपन को। उसने कहा है साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट के साउथ की तरफ 15 डिग्री, वेस्ट के साउथ की तरफ 15 डिग्री एंगल बन रहा है, वेस्ट के साउथ की तरफ 15 डिग्री एंगल है, 15 डिग्री। ओके, अच्छी बात है। तो 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ऑब्टेन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। शोर लाइन जो है वो एंगल बना रही है इस वाली लाइन पे 15 डिग्री। अभी शोर लाइन क्या होती है? जो लाइन शोर करने लग जाए, आवाज करने लग जाए, उसको बोलते हैं शोर लाइन, है ना। परफेक्ट। सर बेवकूफ बना रहे हो? हाँ मैं बना रहा हूं, मैं बेवकूफ ही बना रहा हूं। शोर लाइन नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतना तो पढ़ा होगा ही भैया, इंग्लिश मीडियम के हो, इंग्लिश में तो आता ही होगा, होशियार हो। तो देखो, तो शोर लाइन है मतलब कोई लाइन है रे, ये लाइन है बस, कोई भी लाइन है ऐसे, ठीक है। और ये बन रहा है 45 डिग्री एंगल। हमसे पूछा इसके कंपोनेंट करो, कंपोनेंट का करना है ऑब्टेन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बोर्ड अलोंग द शोर लाइन। मतलब हमें ये वाला कंपोनेंट चाहिए, और कितने किलोमीटर पर आवर? 18 किलोमीटर। हमें इसके अलोंग कंपोनेंट चाहिए। तो ये एंगल कितना बन रहा है? 45 प्लस 15 60। तो कंपोनेंट कर दो, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, तो ये हो गया 18 cos 60। ये आंसर है, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 से 8 आ रहा है 2 बार, आंसर है 9 किलोमीटर पर आवर। कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैंने कितना टाइम लगाया, टाइम पास किया ना, बढ़िया लगा दिया, पागल बना दिया तुम। अरे फर्जी क्वेश्चन है। उसने कहा 18 किलोमीटर पर आवर ऐसे जा रही है, 45 डिग्री है, 15 डिग्री पे एक लाइन है, इस लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट करो। अरे ये 45 से 15 तो इसके लॉन्ग करोगे तो 18 cos 60 होगा, और क्या होगा। उसने इसी के ये कंपोनेंट पूछा, परपेंडिकुलर वाला पूछा भी नहीं है, पूछता तो वो 18 sin 60 होता, ये 18 cos 60 है। क्या बेवकूफ पागल बनाने वाला क्वेश्चन है, वाह। चलो अब कोई नई चीजें सीखते हैं, ठीक है। ये तो अपने सब सीख लिया, अब इस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करना सीखते हैं, जो कि हम पहले सीख चुके हैं यूनिट वेक्टर के अंदर, फिर भी अपन थोड़ा सा और अच्छे से उसको क्लियर कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। जैसे ध्यान सीखना, ये सब पहले हो चुका है इनडायरेक्टली, लेकिन आप ध्यान से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, ये एफ है, इसके कंपोनेंट करो। यहां कौन आएगा? एफ कॉस थीटा, यहां कौन आएगा? एफ साइन थीटा। इसको लिखना सीखो कैसे। ये आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया, ये माइनस आई कैप हो गया, माइनस जे कैप हो गया। तो एफ के कंपोनेंट हो गए एफ कॉस्टा, तो कैसे लिखोगे? एफ वेक्टर बराबर एफ कॉस्टा आई कैप। ये वाला कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में? आई कैप। ये वाला कंपोनेंट जे डायरेक्शन में, मतलब जे कैप। तो एफ वेक्टर बराबर दिस, ऐसे लिखना आना चाहिए। कंपोनेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर की टर्म में, एफ कॉस्टा आई कैप। ये हम पहले यूनिट वेक्टर में भी सीख चुके हैं, लेकिन वो क्या कंपोनेंट नहीं बताए थे मैंने, तो इसलिए अपन दोबारा रिवाइज कर रहे हो चीज को कंपोनेंट की हेल्प से। तो एफ कॉस्टा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जे कैप। इधर आ जाओ, बी के करो कंपोनेंट। यहां कौन आएगा? बी कॉस थीटा, यहां कौन आएगा? बी साइन थीटा। तो मैंने कहा था ना बी बीच में ही होना चाहिए कंपोनेंट के, तो बी कॉस्टा किधर है? माइनस जे कैप में। देखो बी कॉस्टा माइनस जे कैप, माइनस लगा दिया। और बी साइन थीटा किधर है? माइनस आई कैप में, तो माइनस बी साइन थीटा आई कैप। तो इस तरीके से लिखना आना चाहिए कि बी वेक्टर बराबर दिस। अरे टाइम पास ही चल रहा है, कोई बहुत टफ चीज नहीं कर रही है। बी वेक्टर बराबर दिस, क्या दिक्कत आ रही है इस चीज में? अब इतना तो हमारे भौंदुमल को भी समझ में आ गया होगा, भौंदुमल को ही आ गई होगी ये वाली। भौंदुमल आई क्या समझ में? नहीं आई अभी तक, भौंदुमल को मना ही कर रहा है। छोड़ो भैया भौंदुमल की बात छोड़ो, तुम तो नहीं हो भैया भौंदुमल, तुम्हें तो आ गई होगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इसको एक्स और वाई कंपोनेंट में ऐसे लिख सकते हैं कि वी वेक्टर बराबर दिस, लिख दो, क्या दिक्कत आ रही है। और ये हम पहले सीख चुके हैं ऑलरेडी। चलो इसको लिखो उसी तरीके से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 16 न्यूटन यूनिट वेक्टर नोटेशन। यूनिट वेक्टर की नोटेशन लिखना है, देखो कैसे लिखोगे। पहले क्वेश्चन वाला एफ कॉस एफ साइन 60, अरे भैया एंगल ऊपर वाले के साथ है, और ये हो गया एफ कॉस 60। तो कैसे लिखोगे? एफ साइन 60 कौन सी डायरेक्शन में है? आई कैप, प्लस एफ कॉस थीटा मतलब एफ कॉस 60 कौन सी डायरेक्शन में? जे कैप में। हो गया एफ वेक्टर बराबर दिस। साइन 60 कॉस 60 की वैल्यू रख देना, ठीक है। तो
मतलब वो रिप्रेजेंटेशन मेरे को बताना था कि इस तरीके से उसको लिख सकते हैं, आ ही गया होगा समझ में यार, ये कोई भयंकर वाली बात नहीं है, ये खुद करते रहो बैठ के, ठीक है। ये होमवर्क है आपका, आराम से करो बैठ के, ठीक है। 10 cos 30 10 sin 30 आराम से करो, डायरेक्शन देख लेना, रिप्रेजेंटेशन इन यूनिट वेक्टर नोटेशन, ओके, आराम से करना, बहुत टफ है। देखो फर्जीवाड़े क्वेश्चन चल रहे हैं, ए वेक्टर ओवर दिस, तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए चाहिए, सबको पता है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना आ गया 5, ठीक है। क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में है ये, क्वाड्रेंट देखते हैं, आई कैप में 3, देखो कोऑर्डिनेट्स 3,4 हो गए नहीं हो गए, आई कैप की तरफ 3 कोऑर्डिनेट और जे कैप मतलब वाई में 4 कोऑर्डिनेट, मतलब 3 और 4 ऐसे हो गए कोऑर्डिनेट, मतलब सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट। अगर बाई चांस ये होता माइनस जे कैप, मान लो एग्जांपल के लिए तो मैं अंदाजा दे दूं, ये होता 3i कैप माइनस 4j कैप, तो कोऑर्डिनेट हो गए 3,-4, 3,-4 किधर बैठेगा, 3 तो ये ना, -4 नीचे की तरफ यहां बैठता, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट तो आते हैं, अभी मैं क्या समझा रहा हूं तुम्हें, अरे तो बेइज्जती हो रही है हमारी, हाँ हो रही है, अब क्या करें भैया, सारी चीजें समझानी पड़ती है। तो भैया 3,4 की बात हो रही है, क्या कि कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट होते हैं, ये 3 और 4 ये क्या चीजें कोऑर्डिनेट्स ही हैं, कि एक्स में कितना और वाई में कितना, यही तो होता है, एक्स में कितना सर और वाई में कितना सर, वही कोऑर्डिनेट है। क्वाड्रेंट हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि 3,4 था भैया, 3,4 था, 3,4 माइनस नहीं था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। डायरेक्शन, डायरेक्शन देख लो, ये चीज देख लो, ये चीज देख लो, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 4, ये एंगल है थीटा, ये है डायरेक्शन, यही डायरेक्शन है, निकाल लो, हमें चाहिए डायरेक्शन, डायरेक्शन हो गया tan थीटा, tan बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन, बेबी को बेस पसंद है तो परपेंडिकुलर, ये बेस ही हो गया, tan थीटा बराबर 4/3, कितने डिग्री होता है बताओ, निकालो कितने डिग्री होता है tan थीटा 4/3, बनाओ ट्राइंगल, ट्राइंगल तो आते हैं अपन को, अरे आते नहीं आते, 53 डिग्री, 4 3 5, तो tan 53 डिग्री बराबर हो गया 4/3, मतलब ये 53 डिग्री है, ओके। ट्राइंगल बनाना आना चाहिए, ये हम पहले सिखा चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ऑलरेडी, अभी सिखा चुके हैं, बार बार इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते अपन, तो ट्रिग्नोमेट्री देख सकते हो उस काम के लिए। तो दोबारा 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप कितना हो गया, 3,4 कोऑर्डिनेट हो गया, ये कोऑर्डिनेट ही तो है 3,4, और यही कंपोनेंट होता है, और होता क्या है, एक्स में कितना है वाई में कितना है, यही कंपोनेंट है, कंपोनेंट भी यही है, ठीक है। व्हाट इज द एंगल मेड बाई, सेम क्वेश्चन है होमवर्क, पिछला वाला ही है, एक्स एक्स का कितना एंगल बन रहा है खुद निकाल लो, 45 डिग्री आ रहा होगा, ये देखो, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन एक्स वाई प्लेन, इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का मतलब है एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन निकालने का मतलब है, एक्स और वाई की वैल्यू देखो कितनी है 3 और 1, तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यही है प्रोजेक्शन, तो कितना हो गया अंडर रूट 10, ठीक है। तो यही प्रोजेक्शन है, एक्स वाई प्लेन का मतलब हो गया एक्स और वाई का डाटा लेना है, अगर वो कहता y और z तो मैं y और z का डाटा ले लेता, उसने कहा x और z तो मैं x और z का डाटा लेता, उसने कहा है x और y तो हम इसी वाले डाटा को लेंगे 3i कैप प्लस j कैप, ये है प्रोजेक्शन का मतलब, ठीक है। तो इनका मैग्नीट्यूड ले लो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, टाइम पास छोटे छोटे टॉपिक है, इन पे फालतू में जिदने बैठ जाऊं कोई मतलब नहीं है, ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक है। ये देखो क्वेश्चन, इस पे टाइम पास करेंगे ना अपन आराम से, क्या दिक्कत आ रही है, जो करने लायक है टाइम पास, कोई a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, फाइंड ए वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज b एंड पैरेलल टू a, ओहो मैग्नीट्यूड तो b के बराबर होना चाहिए उस वेक्टर का, उस वेक्टर का नाम c रखो, उस वेक्टर, इसको समझो, ये अच्छा क्वेश्चन, वो तो छोटी छोटी बातें थी, उनको तो नॉर्मली नोट कर लेना अपने हिसाब से। देखो हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज b एंड पैरेलल टू a, एंड पैरेलल टू a कैसे, जरा ध्यान से देखना, हमें चाहिए मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए b का, और डायरेक्शन होनी चाहिए a की डायरेक्शन मतलब a कैप, a की डायरेक्शन मतलब a कैप, दोबारा ध्यान से, a वेक्टर बराबर हो गया दिस, b वेक्टर बराबर हो गया दिस, हमें वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड तो b हो, डायरेक्शन a की हो, इसका मतलब पैरेलल टू a मतलब a की डायरेक्शन, और a की डायरेक्शन मतलब उसका यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन मतलब होता है यूनिट वेक्टर, क्योंकि एक
यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 के मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ए की डायरेक्शन सी के पास आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। ए की डायरेक्शन किसके पास आ जाएगी? सी के पास। तो ध्यान रखो इस चीज को, ये चीज को, कि कभी भी अगर ऐसे पूछे कि उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, तो जिसकी डायरेक्शन का है उसका यूनिट वेक्टर लेना है। अरे भैया बी कैप मत ले लेना। कई बार होता है, बच्चे होशियार होते हैं, दिमाग चलाते हैं, ओ ग्रुप ये तो बहुत बढ़िया, ले लो बी कैप इंटू ए। अरे भैया डायरेक्शन किसकी लेनी है? डायरेक्शन लेनी है किसकी? ए की, ए कैप लगा दो। मैग्नीट्यूड किसका चाहिए? बी का। डायरेक्शन भी अगर ए की लेनी होती तो मैं ए की ले ही रहा हूं, अगर मैग्नीट्यूड भी ए का लेना होता तो ए लिख देता। ऐसी नशेबाजी वाली बात कर रहा हूं, लेकिन हमको यह पता होना चाहिए किसकी डायरेक्शन और किसका मैग्नीट्यूड, वो क्वेश्चन में दिया है। जिसकी डायरेक्शन है उसका यूनिट वेक्टर। तो बस सॉल्व कर लो। बी का मैग्नीट्यूड कितना है? अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 1, ये तो हो गया बी की वैल्यू। ई कैप निकालो, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी। अरे ए कैप तो निकालना आता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये हो गया। तो ये कितना हो गया? 16 और 1 17, 2i कैप प्लस 3j कैप अपॉन, ये कितना हो गया? 9 और 4 13। ठीक है, तो यही आंसर है, यही आंसर है, यही छोड़ देना है। अब यहां साइंटिस्ट मत बनना, सर हम इसको सॉल्व करेंगे, भाई रहने दो। तो मैं तरीका सीखना था, सीख गए। अगर कोई क्वेश्चन आया तो वो सिंपल वैल्यूज का आएगा, ये हमने केवल समझने के लिए लिखा है। ठीक है, तो किसका मैग्नीट्यूड और किसका मैग्नीट्यूड लेंगे वो मैंने बता दिया। किसकी डायरेक्शन चाहिए वो क्वेश्चन में कहेगा यार, तो मैं दिमाग नहीं चलाना, नहीं तुम दिमाग चलाने लग जाओ। क्वेश्चन में कहिए मैग्नीट्यूड एज सेम एज बी। ओके, ये क्वेश्चन है। अच्छा, इस पे भी टाइम पास करेंगे हम, जो टाइम पास वाले क्वेश्चन है उन पे ही करेंगे ना टाइम पास अपन, ये तो ना किसी पे भी टाइम पास शुरू। तो छोटी छोटी बातें जो हम पहले सीख चुके हैं वो आसान थी, वो वहां पे अपन पहले उनको डिस्कस कर चुके थे, बी साइन थीटा आई कैप और जे कैप ये सब। ठीक है, यूनिट वेक्टर में हमने देख लिया था, बस कंपोनेंट करना सिखाया मैंने आज। ये क्वेश्चन देखो, इफ फोर्स एट ओरिजिन आर इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड पी क्यू आर का रेशो ये होगा। तो भाई पहले तो यहां पे क्या करते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं अपन। पहले क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लें इसका भैया। तो चलो, ये तो हमने बना दिया। डायग्राम देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो Q है 30 डिग्री पे, P है और R है। हमसे पूछा है अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो होना, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब दाया बराबर बाया, ऊपर बराबर नीचे, ये करना है। इक्विलिब्रियम मतलब इधर बराबर इधर, ऊपर बराबर नीचे, बस ये काम करना है। इक्विलिब्रियम के बारे में तो लॉज ऑफ मोशन में भयंकर बातें आएंगी। ठीक है, ये केवल एक जनरल क्वेश्चन है, केवल थोड़ा तुम्हारा दिमाग खुला रहे। क्या कि अगर इक्विलिब्रियम आ जाए कभी, इक्विलिब्रियम का मतलब है इधर का फोर्स बराबर इधर का, ऊपर का बराबर नीचे का, बस ये काम करना है। तीन फोर्स है पी क्यू आर। अब भैया एक बात देखो इस क्वेश्चन की खासियत क्या है। हमसे कहा गया है कि भैया इक्विलिब्रियम करना मतलब इधर का बराबर इधर का, ऊपर का बराबर नीचे का। अब क्यू बदतमीज देखना, टेढ़ा जा रहा है नहीं जा रहा है, क्यू बदतमीज टेढ़ा जा रहा है। जब क्यू टेढ़ा जा रहा है, मेरे को चाहिए इधर वाला और इधर वाला फोर्स। तो यही तो कंपोनेंट होता है कि जब ये बदतमीजी एंगल पे हो रही हो, मेरे को इसको एक्स में असर निकालना। तो क्यू का एक्स में असर निकालो, ये डायग्राम बना लेना क्वेश्चन वाला, सॉल्यूशन वाला डायग्राम अलग बनाना। क्यू cos 30 और परपेंडिकुलर वाला हो गया क्यू sin 30। अब इस क्यू को भूल जाओ, अब ये क्यू मेरे काम का नहीं है, इस क्यू को भूल जाओ, ये क्यू है ही नहीं, ये मानो। जो क्यू था वो टेढ़ा था, एंगल पे था, मेरे को चाहिए एक्स और वाई में। तो x में कितना असर कर रहा है q cos 30, y में कितना असर कर रहा है q sin 30। अब कर दो, इक्विलिब्रियम वर्ड यूज किया, मतलब p इधर बराबर दाया बराबर बाया, तो p बराबर q cos 30, ऊपर बराबर नीचे मतलब r बराबर q sin 30। cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 30 की वैल्यू 1/2, मतलब p की वैल्यू आ गई q √3/2, r की वैल्यू आ गई q/2। ये ध्यान रखो पहले। इस क्वेश्चन की खासियत ये थी कि हमें इससे कंपोनेंट का और मतलब समझ में आया कि भैया क्यू बदतमीज तो टेढ़ा जा रहा था, क्यू बदतमीज किधर था, टेढ़ा, और हमें उसका चाहिए था एक्स और वाई में, मतलब कि भैया तू एक्स में कितना है वाई में कितना है बता तो सही, बदतमीज बता। हमने कहा कि यार वो बता नहीं रहा, तो हमने क्या कर दिया, उसको कंपोनेंट कर दिए, क्यू cos 30 क्यू sin 30। अब रेशो पूछा है, निकालो p रेशो q रेशो r। तो देखो p को मैं लिख सकता हूं q √3/2, क्यू रहने दो और r को लिख दो q/2।
क्यू कैंसिल, खत्म करो क्यू को, क्या बच गया √3/2 रेशो 1:1:2। लेकिन ये तो पूछा ही नहीं है, तो तीनों में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत आ रही है? √3:2:1 ये प्रूव करना था। अब पता कई बच्चे तो ऐसे होते हैं उनको यही नहीं पता चला होगा कि मैंने क्यू को कैसे गायब किया। यही होते हैं जिनका प्रो लेवल होता है पढ़ाई का, उनको ये नहीं पता होगा मैंने 2 का तीनों में मल्टीप्लाई कैसे कर दिया। भाई रेशो तुम पहले पढ़ चुके हो बचपन में, ठीक है, ऐसे कॉमन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बदतमीजी ऐसे चलता है इतना, तो किसी को क्या पता चल रही है, घर की बात घर में रहेगी, कर दो मल्टीप्लाई, क्या पता चल रहा है। देखो प्रूव करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना था भाई, कर दिया, क्या दिक्कत आ रही है, बताना मत किसी को, है ना, घर की बात घर में। तो √3:2:1। ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन है, अभी हो सकता है अभी टफ लग रहा हो तुम्हें, ये बच्चा क्वेश्चन है फिजिक्स के अंदर। ये वेक्टर में केवल अभी हम पहली बार चीजें सीख रहे हैं कि ये ऐसे भी काम आ सकता है, ऐसे भी, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। हो सकता है मैं 2-3 क्वेश्चन कराता, काम खत्म कर देता, लेकिन यार कॉन्सेप्ट तो रह जाता ना, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। ये है फालतू की बात, एक निहायत ही घटिया, 1 नंबर की बुरी बात, जो हमारे कोई काम नहीं आने वाली। मैंने क्यों लिखी है? क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि भैया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तुमने पढ़ लिए, एक्स में कितना असर हो रहा है, वाई में कितना असर हो रहा है, ये सब पढ़ लिया। अगर बाई चांस एक्स और वाई में पूछे, क्योंकि एक आध शीट में क्वेश्चन दिया हुआ था, बात ये एक आध शीट में क्वेश्चन दिया हुआ था, इसलिए अपन ने इसको यहां लिख दिया ताकि तुम्हें आगे दिक्कत ना आए, ठीक है। तो देखो पहली बात, ऐसे कोई याद करने मत बैठना, कोई ऐसे कोई खास काम करनी, नीट वाले को कतई ना करें, नीट वाले बिल्कुल इग्नोर मार दें ये फालतू की बात को। लेकिन हाँ, आगे का लेक्चर देखना है नीट वालों को, ऐसा नहीं कि आगे के लेक्चर को इग्नोर मार देना, ये वाला इग्नोर मार सकते हो, फॉर्मूला लिखो लिख लेना, ये तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। नीट वाले तो कतई, जेई वालों को करना है तो भाई याद कर लेना, कोई शीट में कई बार दे रखा होता है, देखो क्या कि एक्स और वाई में कंपोनेंट करना हमको आता है, एक्स और वाई में हम कंपोनेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाई चांस उसने क्या किया, 2 वेक्टर ऐसे दे दिए, ये आर दे दिया, यहां एक्स लिखा है, यहां वाई लिखा है, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा है। तो अगर मैं पूछूं आर का अंदर कंपोनेंट क्या होगा, तुम बोल दोगे आर कॉस अल्फा, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, ऊपर क्या होगा आर कॉस बीटा हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं, आर कॉस बीटा इस डायरेक्शन में तो हो ही जाएगा इसका। लेकिन ये नहीं चाहिए हमको, ये बदतमीजी नहीं चाहिए, फर्जीवाड़ा, अपन को अल्फा और बीटा की टर्म में आंसर चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ऐसे होंगे, वहां पे 4 जो ऑप्शन आएंगे वो इस तरीके के होंगे। पहली बात, कहीं किसी न्यूमेरिकल में काम नहीं आ रहा, हमारे किसी न्यूमेरिकल में काम नहीं आ रहा, ये केवल वो एमसीक्यू एक क्वेश्चन आ जाता है उसके लिए, ठीक है। तो ये सीधे कंपोनेंट कितने होते हैं ये याद कर लेना, करो तो कर लेना भैया, नहीं तो कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला इसके बिना, कि कोई भयंकर हमारी नुकसान हो जाएगा, और इतना ज्यादा कहीं दे भी नहीं रखा है, ठीक है। कोई बहुत फेमस चीज नहीं है, नॉर्मल है, एक्स कंपोनेंट अल्फा बीटा की टर्म में ये होगा, वाई कंपोनेंट अल्फा बीटा की टर्म में ये होगा, ओके, याद कर लेना, क्या टाइम पास करो, ये चीजें काम की, ये पढ़नी है कि भैया तुमने 2 डायमेंशन में तो कंपोनेंट पढ़ लिए, 3 डायमेंशन में भी कंपोनेंट होते हैं भैया, एक्स वाई और जेड में कैसे होते हैं जरा देखना, एक्स है, वाई है, और ये है, इसको ए मान लो, ये ए वेक्टर है। तुमसे पूछा ए का एक्स की डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होगा, हमने कहा जिसके साथ एंगल होता है भाई उसके साथ कॉस होता है, एक्स के साथ एंगल है तो ए एक्स बराबर ए कॉस अल्फा, एक्स कंपोनेंट कितना होगा ए कॉस अल्फा, वाई कंपोनेंट कितना होगा ए कॉस बीटा, जेड कंपोनेंट होगा ए कॉस गामा, क्या दिक्कत आ रही है इसमें, तो नॉर्मल बात है ना, ए एक्स बराबर जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, एक्स के साथ अल्फा एंगल है ए कॉस अल्फा, वाई के साथ बीटा एंगल है ए कॉस बीटा, जेड के साथ गामा एंगल है ए कॉस गामा, देखो जेड के साथ गामा एंगल बना रहा है, डायग्राम देख लो, डायग्राम जरूरी है। अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, आ जाएगा। ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, इनका नाम क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन, कि कैसे किसी न्यूमेरिकल में पूछ लिया व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन, तो देखना कॉस अल्फा बराबर क्या हो गया ए एक्स अपॉन ए, तो ये कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइन है, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा ये क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में डायरेक्शन कोसाइन पूछ ले तो क्या कर दोगे, ए एक्स अपॉन ए वाई अपॉन ए जेड अपॉन ए, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, तीनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 1 के बराबर आता है, ये याद रखना है, ये तो तुमको पता ही है, इसमें क्या करूं, ये तो हम पहले कर चुके हैं, यूनिट वेक्टर में सीखा था मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वही है फर्जी, इसको तो छोड़ो, ये नई चीज है तुम्हारे लिए कि डायरेक्शन कोसाइन होते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस होते, मैं क्या करूं, होते हैं तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, बस हो गया,
ये याद रखना है कि कंपोनेंट वही है जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, ये रिलेशन याद कर लो और लिख लेना कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, और इसको आराम सॉल्व कर लो, ये होमवर्क है क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ मैं समझा चुका हूं। ठीक है, ये सब फर्जी बाड़ा है। अरे बहुत टफ क्वेश्चन दिया होमवर्क में, अरे सारे टफ क्वेश्चन मैं करा देता हूं होमवर्क में, मजे लेते हैं अपन। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। बस ढंग से कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की प्रैक्टिस कर लेना जितने भी क्वेश्चन कराए। ओके, बाय।